हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कमलेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमलेश चंद्रावस। दोस्तों, कल हम पढ़ रहे थे विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 12 विद्युत, है ना। तो इसमें हमने कल दो टॉपिक पढ़ लिए था, विद्युत धारा और विद्युत विभव और विभवांतर। तो दोस्तों, आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ओम्स लॉ। उससे पहले हम आपके लिए कुछ मोटिवेशनल लाइन लेके आए जो पीछे आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही होगी। तो मोटिवेशनल लाइन है, जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। है मुश्किल क्या आसान क्या, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो दोस्तों, आपको भी ऐसे ही ठान लेना है कि इस बार हमें बोर्ड एग्जाम 2023 में क्लास 10 में अच्छा स्कोर करना है। तो उसके लिए आप जी तोड़कर मेहनत करो और हम भी आपका साथ, हमारा और तुम्हारा, हम सबका साथ बना रहेगा जब तक हम आपको अच्छे से अच्छे मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। विशेषकर साइंस और मैथ्स के लिए तो आप हमारे साथ बने रहिए, बेफिक्र होके हम आपको अच्छा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे और इजी वे में, आसान शब्दों में हम आपको समझाते चले जाएंगे। तो पीछे इस मोटिवेशनल लाइन का मेरा मकसद एक ही है कि आप अपने आप को मेहनत के पीछे इतना झोंक दो कि इतना मेहनत करो आप बचे हुए टाइम में कि आपको बाद में अफसोस ना हो कि हमने मेहनत करने में कोई कसर छोड़ दी। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है ओम्स लॉ, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 में, क्योंकि इससे या तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर सीधा ओम्स लॉ पूछ लेता है। ओम्स लॉ के बाद में यदि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो हम प्रतिरोध और ओम्स लॉ की परिभाषा और उसका क्या सूत्र है और प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, इन चीजों को आज हम इस वीडियो में देखने वाले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर से। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आपको भी जी तोड़कर मेहनत करनी है और इस बार टॉप करना है। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो हमने कल पहले पिछली वीडियो में हमने बता दिया था आपको कि हम पढ़ेंगे कल ओम्स लॉ, ओम का नियम, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। तो क्या हो जाएगा, ओम का नियम। क्या हो जाएगा, ओम का नियम, जिसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ओम का नियम है क्या, किन किन बातों पर, किन किन चीजों के बीच में ये लागू होता है, क्या इसका फॉर्मूला होगा, क्या होगा। तो जब भी कोई विद्युत धारा, जब भी कोई विद्युत धारा किसी परिपथ में या किसी चालक तार में प्रवाहित होती है, तो उसमें जो विभवांतर उत्पन्न होता है, उन दोनों के बीच में एक संबंध ओम्स ने दिया था, सर जॉर्ज साइमन ओम ने। तो उसी को हम क्या कहेंगे, ओम्स लॉ कहेंगे। तो इस ओम्स लॉ की अनुसार, इस नियम के अनुसार इसकी परिभाषा होगी कि जब किसी चालक तार की, किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहे या स्थिर रहे, तो उसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है, उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। सर जॉर्ज साइमन ओम ने कहा था कि जब भी किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहे या स्थिर रहे, तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये बी समानुपाती आई से इसको दर्शाते हैं हम, और उसके बाद में यदि समानुपाती स्थिरांक को हटाएंगे, हम समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे, तो हमारे पास एक समानुपाती नियतांक आएगा आर। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर। तो देखिए, हम इसको लिखते हैं, पहले परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद में हम आपको बताएंगे। जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि स्थिर रहे, तो आदि स्थिर या अपरिवर्तित रहे, तो उसके सिरों पर, उसके किसके, चालक तार के, उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर
उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित प्रवाहित विद्युत धारा के प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। अर्थात क्या लिख देंगे हम? B समानुपाती I। तो जो सर जॉर्ज साइमन ओम ने ये नियम दिया था, इस नियम के अनुसार जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आदि अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी कि B समानुपाती क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। तो आप इसको नोट भी कर सकते हो इस डेफिनेशन को, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो सीधा ही वो बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है कि ओम्स नियम क्या है, उसको लिखिए, 2 मार्क्स में ये पूछ लेगा और उसका सूत्र भी लिखिए। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। यदि इसके बाद में वो कोई ये नहीं देगा तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ सकता है। तो इसके बाद में हम आपने ये डेफिनेशन लिख ली होगी, इसके बाद में हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाते हैं तो B समानुपाती I है ना? B समानुपाती I है तो B समानुपाती I, B समानुपाती का I है ना? तो B समानुपाती I है तो अब हम समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे। समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो हमारे पास एक नियतांक आएगा R। हमारे पास R एक नियतांक आएगा जिसे हम तार का प्रतिरोध कहते हैं। ये एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे हम क्या कहते हैं? तार का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? तार का प्रतिरोध। R बराबर B/I है ना? यहां पर R एक समानुपाती नियतांक या स्थिरांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। जिसे तार का क्या कहते हैं? तार का प्रतिरोध। जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। यहां पर B समानुपाती I, हम समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो हमारे पास में आएगा समानुपाती नियतांक R जिसे हम तार का प्रतिरोध कहते हैं। और जो तार का प्रतिरोध होता है इसका मात्रक हो जाएगा ओम। ओम क्यों हो जाएगा? क्योंकि सर जॉर्ज साइमन ओम ने इस नियम को दिया था, इस कारण उनके सम्मान में इस प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। तो जब भी हम ओम्स नियम की परिभाषा पढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे? B समानुपाती I होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार हम ओम्स के नियम को समझ सकते हैं। R यहाँ पे एक समानुपाती नियतांक है जिसे हम तार का प्रतिरोध कहते हैं। और जो R है, R यानी कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो हो जाएगा हमारे पास, प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम। क्या हो जाएगा? ओम, जिसे हम इससे दर्शाते हैं, इस वाले चिन्ह से हम इसको दर्शाते हैं ओम के मात्रक को। अब जब हम आगे पढ़ते हैं कि प्रतिरोध बराबर क्या होता है? R बराबर B/I। यानी कि प्रतिरोध की जो 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा हम आगे निकालेंगे, 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा आगे हम निकालेंगे तो हम देखेंगे कि 1 ओम बराबर क्या हो जाएगा। जैसे देख लो 1 ओम बराबर क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। यानी कि जब किसी चालक तार में 1 एम्पियर की 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा उसके सिरों पर यदि 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1 ओम के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 ओम के बराबर हो जाएगा। तो 1 ओम बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम 1 ओम की परिभाषा को भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों लिखिए आप 1 ओम की परिभाषा को। 1 ओम की परिभाषा लिखने के लिए सबसे पहले हमें R बराबर B अपॉन क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। यदि B बराबर 1 वोल्ट, I बराबर 1 एम्पियर,
तो 1 ओम बराबर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि जब किसी चालक तार के सिरों पर यदि 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, जब किसी चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है तथा उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उसमें उत्पन्न प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। तो इस प्रकार हम 1 ओम की परिभाषा को भी समझ सकते हैं। इसके बाद में हमने ये तो पढ़ लिया ओम्स लॉ। प्रतिरोध के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। तो प्रतिरोध होता क्या है, प्रतिरोध होता क्या है, हमें पता भी होना चाहिए कि प्रतिरोध होता क्या है। जैसे नाम से स्पष्ट है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस, क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। यानी कि प्रतिरोध किसी भी काम में रुकावट उत्पन्न करना, है ना। तो ये प्रतिरोध का काम होता है, ये विद्युत धारा के प्रवाहित होने में क्या करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। क्या करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। तो जब किसी विद्युत परिपथ में जब किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध भय कारक है जो विद्युत धारा के प्रवाह में या विद्युत धारा के मार्ग में विद्युत को बहने में, प्रवाहित होने में उसमें रुकावट उत्पन्न करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। प्रतिरोध भय कारक है जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार हम प्रतिरोध को भी समझ सकते हैं। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। क्योंकि पता नहीं होगा तो हम कैसे अच्छे से विद्युत परिपथ का यूज करेंगे। तो प्रतिरोध कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध सामान्यतः 3 बातों पर निर्भर करता है। कितनी बातों पर, 3 बातों पर। एक तो प्रतिरोध करेगा, फर्स्ट तो प्रतिरोध जो चालक तार हमारे पास होगा, चालक तार की लंबाई पर निर्भर करेगा। किस पे निर्भर करेगा, चालक तार की लंबाई पर निर्भर करेगा। दूसरा करेगा चालक तार का अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल। किस पर, अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल पर। तो पहला तो चालक तार की लंबाई पर, दूसरा चालक तार के अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल पर। किस पर, अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल पर। किस पर निर्भर करेगा, अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल पर। और तीसरा ये निर्भर करेगा चालक तार की प्रकृति कैसी है, उसकी प्रकृति, यानी कि चालक तार कौन से पदार्थ का बना हुआ है, उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तीसरा निर्भर करेगा चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर। चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, प्रकृति पर। तो इस प्रकार जो प्रतिरोध होता है वो 3 बातों पर निर्भर करता है। एक तो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, एक चालक तार के अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और एक निर्भर करता है चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर। हम ऊपर के जो हमने पढ़ा था कि चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, तो वो कैसे निर्भर करता है भाई, लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लंबाई घटाएंगे तो क्या होगा। दूसरा हमने पढ़ा था कि चालक तार के अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है। तो अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे घटाएंगे इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो भी हम देखते हैं। तो जो हमने देखा है कि चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, तो चालक तार की लंबाई पर मतलब चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे हम तो किसी भी चालक तार का प्रतिरोध बढ़ेगा। यानी कि चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। तो कंडीशन 1 में क्या हो जाएगा, चालक तार की लंबाई, प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती। यानी कि R समानुपाती क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। इससे हम क्या दे देंगे, समीकरण 1 दे देंगे। दूसरा हमने कहा कि चालक तार के अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल पर। तो अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल पर इस प्रकार निर्भर करता है कि ये क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक तार का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि
आर जो व्युत्क्रमानु हो जाएगा उसके क्षेत्रफल के। यानी कि हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो चालक तार का प्रतिरोध कम होगा, यदि हम क्षेत्रफल कम करेंगे तो चालक तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसे हम क्या दे देते हैं, समीकरण 2 दे देते हैं। अब हम समीकरण 1 और दोनों को मिलाएंगे, 1 और 2 को संयोजन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर समानुपाती एल अपॉन ए। क्या आ जाएगा, आर समानुपाती एल अपॉन ए। अब हमने ये दोनों समीकरण को मिलाया तो हमारे पास कौन सा समीकरण निकल के आया, आर समानुपाती एल बटे ए, यानी कि लंबाई बटे क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा, लंबाई बटे क्षेत्रफल। तो आर समानुपाती एल अपॉन ए हो गया। अब हम यहाँ पे समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पे रो एक समानुपाती नियतांक है या स्थिरांक है जिसे हम तार का प्रतिरोधकता कहते हैं। चालक तार के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। तो इस प्रकार हम चालक तार का जो प्रतिरोध होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है और कैसे निर्भर करता है वो बातें हमने पढ़ ली हैं। यहां पर रो एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है जिसे पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं, विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। तार की क्या हो जाएगी, विद्युत प्रतिरोधकता हो जाएगी। और जो इसका मात्रक हो जाएगा, रो का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम गुणा मीटर। क्या हो जाएगा, ओम गुणा मीटर, ओम इंटू मीटर। क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर, यानी कि ओम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। तो इस प्रकार हम चालक तार ओम्स का नियम पढ़ लिया और फिर उसके बाद में हमने प्रतिरोध पढ़ लिया। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है वो पढ़ लिया हम। इसके बाद में हम देखेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो इस हमने कल आपको बताया था कि हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे और ओम का नियम देखेंगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मैं ओम के नियम से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं, वो देखते हैं हम। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आज यही करवाएंगे, बाकी और कर लेंगे बाद में। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना है, 1200 ओम है, तो ये बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। तो ये बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। तो इस प्रकार से हम इस नियम को इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कर लेंगे। एग्जांपल हमारे पास है 12.3 का ए। क्या दे रखा है, जब किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, यानी कि हमें क्या दे रखा है, प्रतिरोध दे रखा है। क्या दे रखा है, प्रतिरोध दे रखा है। तो प्रतिरोध आर बराबर कितना दे रखा है, 1200 ओम दे रखा है। दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, तो ये बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से, यानी कि हमें विभवांतर दे रखा है। क्या दे रखा है, विभवांतर दे रखा है। तो विभवांतर बी बराबर कितना आ जाएगा, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा, यानी कि हमें ज्ञात क्या करना है, विद्युत धारा आई का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विद्युत धारा आई का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे कि विद्युत धारा आई का मान हम जानते हैं या फिर ओम के नियम से, डायरेक्ट ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या हो जाएगा, बी बराबर आई आर। हमें ज्ञात क्या करना, आई ज्ञात करना है। तो आई को हम इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन आर। तो बी हमें दे रखा है 220 वोल्ट, आर हमें दे रखा है 1200 ओम। तो 220 बटे 1200, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा, 11 बटे 60। कितना हो जाएगा, 11 बटे 60 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 11 बटे 60 एम्पियर। तो जो
प्रतिरोध है वो 220 वोल्ट के स्रोत से 11/60 एम्पियर की विद्युत धारा लेगा। इसके बाद में हमारे पास और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, लेकिन आज टाइम की सीमा को देखते हुए हम अगले दिन इन न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को करेंगे। और उससे पहले हम एक बात और भूल गए थे, ओम का नियम हमने पढ़ा था, तो ओम के नियम में बीआई वक्र को हम भूल गए थे, तो वो हम देख लेते हैं। बीआई वक्र यानी कि विभवांतर और विद्युत धारा के मध्य ग्राफ कैसा जाता है ना। धारा और विद्युत विभवांतर के मध्य में ग्राफ हम खींचना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम बाई एक्सिस लेंगे और एक हम लेंगे एक्स एक्सिस। इसको हम ओ मान लेते हैं, है ना। इसको हम विभवांतर मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं, धारा मान लेते हैं। तो धारा ये तो क्या है, विभवांतर है। क्या है, विभवांतर। ये क्या है, धारा है। क्या है, धारा है। तो धारा और विभवांतर के बीच में यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक हमेशा ये कौन सी रेखा में प्राप्त होता है, सरल रेखा में प्राप्त होता है। कैसी रेखा में प्राप्त होता है, सरल रेखा में ये ग्राफ हमें प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम विभवांतर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारा का मान बढ़ता जाएगा। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि विभवांतर 2 वोल्ट है और धारा कितनी है, 4 है। तो विभवांतर को दुगना करेंगे, 4 करेंगे तो धारा भी कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। फिर हम विभवांतर को दुगना करेंगे, 8 करेंगे तो धारा भी कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ये तो वोल्टेज है और ये धारा है। तो जैसे जैसे हम विभवांतर का मान बढ़ा देंगे वैसे वैसे धारा का मान बढ़ेगा। इसलिए इन दोनों का जो ग्राफ हमें प्राप्त होगा वो हमेशा की कौन सी रेखा में प्राप्त होगा, एक सरल रेखा में प्राप्त होगा। हमेशा कैसी रेखा में प्राप्त होगा, एक सरल रेखा में हमें ये ग्राफ प्राप्त होता है। तो ये जो हम टॉपिक भूल गए थे, धारा और विभवांतर के बीच में ग्राफ, तो वो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास पहुंचाइए ताकि वो भी फ्री एजुकेशन ले सके हमारे यहाँ से। क्योंकि YouTube पे हमारा कुछ पैसा नहीं लगता, हम वैसे भी फालतू टाइम वेस्ट करते हैं। तो उसको जो स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं उनके लिए ये चैनल का आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाएगा। हम बोर्ड एग्जाम 2023 तक आपका पूरा साथ देंगे। जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा वैसे वैसे हम अपलोड करते जाएंगे वीडियो, तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा। मिलते हैं अगले वीडियो में और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद। हमेशा के लिए